हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A uniform ladder having length 10 meter and mass 24 kg is resting against a vertical wall making an angle of 53 degree with it. The vertical wall is smooth but the ground surface is rough. A painter weighing 75 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 2 meter from the upper end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction between ground and ladder for the painter to work safely? Here G is 10 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is the resultant of force on a system or object. तो यहाँ पे हमें एक लैडर दे रखी है जिसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वॉल. यानी ये वॉल हो गई हमारे पास और ये लैडर है, यहाँ पे इनके बीच में 53 डिग्री का एंगल बन रहा है. अगर हम बात करें यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ए नाम देती हूँ एंड दिस इज एम. तो ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास इट इज 10 मीटर. हाउ अगर हम यहाँ पे बात करें जो ये लैडर है, लैडर के मिडिल पॉइंट पे इसका जो मास है, मास की वजह से वेट लगेगा. वी कैन राइट हियर द मास ऑफ लैडर जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे 24 kg. इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे m इंटू जी. सिमिलरली ये मिड पॉइंट पे यहाँ पे इसका वेट काम कर रहा है तो ये जो पूरी लेंथ होगी ये हमारे पास 5 मीटर आ जाएगी. नाउ अगर हम बात करें पेंटर की, तो पेंटर यहाँ पे टॉप से 2 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ कहीं सिचुएटेड है. तो ये जो लेंथ आ गई हमारे पास ये 2 मीटर आ गई. तो जो पेंटर का वेट होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन it will be, we can write here mass of painter which is given by capital M और ये हमको दे रखा है यहाँ पे 75 kg. तो इसका जो टोटल वेट हो जाएगा इट विल बी m इंटू जी. तो ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगी ये हमारे पास यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगी क्योंकि टोटल यहाँ पे 10 मीटर है. 10 में से 2 मीटर यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई, 5 मीटर ये हो गई, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 3 मीटर आ जाएगी. नाउ अगर हम इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करें यहाँ पे, तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्राउंड. इसको हम यहाँ पे R1 का नाम देंगे. जो वॉल है, वॉल इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी दैट विल बी R2 और यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा दैट विल बी F. अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस. ये हमारे पास यहाँ पे R1 फोर्स काम कर रहा है, ये R2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है और इसी डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहे हैं. इस केस में हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी हमारे पास लैडर है इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, यानी ये एक तरीके से यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. और जब भी हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उस केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होते हैं और वर्टिकल फोर्सेज होते हैं इन सबका जो सम होता है इट इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को अलग अलग कैलकुलेट करें वी कैन से हियर. तो पहले हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं. तो फ्रॉम द डायग्राम अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं. एक तो हो गया R1, दूसरा हो गया mg और थर्ड हो गया हमारे पास कैपिटल M इंटू जी. R1 हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पे जो
समेशन ऑफ एफ वाई है ये 0 होना चाहिए, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के सम के बराबर होगा. इट विल बी R1 इक्वल्स mg प्लस m इंटू जी. तो R1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू हमें दे रखी है, g कॉमन लेके इट विल बी 75 प्लस 24 और g की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 दे रखी है. इट विल बी 29. तो जो इस केस में रिएक्शन फोर्स बनेगा ड्यू टू ग्राउंड ऑन द लैडर इट विल बी 990 न्यूटन. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास जितने भी फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं इन सबका सम 0 होगा. दैट विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स विल बी 0. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास दो ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू वॉल और दूसरा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ से भी हम देख सकते हैं एक तो R2 काम कर रहा है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे हैं. दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दोनों के जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी. वी कैन राइट हियर R2 विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F और फ्रिक्शनल फोर्स F हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1. यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट विल बी R2 डिवाइडेड बाय R1. ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है. नाउ अगर हमें यहाँ पे R1 तो मिल गया 990 न्यूटन, R2 की वैल्यू मिल जाए तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन इस केस में अगर हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो हमारे पास लैडर है, लैडर में जो हमारे पास नेट टॉर्क होगा उसको हमें यहाँ पे 0 कंसिडर या इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा. तो वी कैन से हियर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो नेट टॉर्क होगा या नेट मोमेंट होगा इट विल बी 0. तो यहाँ पे वी कैन कंसिडर अ पॉइंट ए. हम ए पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और टॉर्क फाइंड आउट करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट को नेमिंग दे देते हैं. इट विल बी पॉइंट बी, इस पॉइंट को हम यहाँ पे सी नाम दे रहे हैं एंड इट इज पॉइंट डी. तो अगर हम देखें यहाँ पे जो स्मॉल mg और कैपिटल mg है ये हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लेटर को यहाँ पे घुमाने का काम करेंगे, लेकिन जो R2 है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का काम करेगा विद रिस्पेक्ट टू अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो मोमेंटम होंगे या फिर हमारे पास जो टॉर्क होंगे वो सेम है. इस वजह से जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा. एंड वी नो दैट जो टॉर्क होता है इट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्रॉस f फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे अगर हम ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंटम निकालते हैं या फिर टॉर्क फाइंड आउट करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो टॉर्क होंगे इट विल बी सबसे पहले जो हमारे पास स्मॉल mg है इसके थ्रू अगर हम मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये एंगल हमारे पास 53 बन रहा है. दिस एंगल विल आल्सो बी 53 एंड इट विल बी आल्सो 53. तो इसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो जो mg है ये हमारे पास फोर्स आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में हमारे पास मानी जाएगी AB. तो AB को हम यहाँ पे ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं. हम यहाँ पे साइन 53 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अगर हम इसको अलग से बना के देखें इट विल बी लुक लाइक दिस. ये हमारे पास अगर हमें AB की वैल्यू चाहिए ये 53 हो जाएगा. ये हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास. तो साइन 53 अगर हम देखें यहाँ पे इट विल बी AB डिवाइडेड बाय 5 यानी AB की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 5 साइन 53.
ऐसे ही हम यहाँ पे फर्दर कैपिटल mg के केस में करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास फॉर क्लॉकवाइज टॉर्क, इट विल बी फोर्स दैट विल बी mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम ab के नाम से यहाँ पे जानेंगे। सिमिलरली तो कैपिटल mg है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से ये होगी a से लेके कैपिटल mg के लिए, ये हमारे पास कैपिटल mg का फोर्स आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसके लिए ac के बराबर। सो वी कैन राइट हियर ac विल बी इक्वल टू जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हमारा फोर्स है और टॉर्क है, वी कैन राइट हियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो टॉर्क है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस केस में हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क काम कर रहा है इट इज ड्यू टू r2। अगर हम यहाँ पे r2 को देखें, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास इट विल बी m/d। ए के रिस्पेक्ट में अगर हम इस डिस्टेंस को देखेंगे इट विल बी m/d। तो वी कैन राइट हियर r2 इंटू d। अगर हम हर एक वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें इट विल बी mg इंटू ab की वैल्यू हो जाएगी 5 sin 53। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से हमने उसको फाइंड आउट किया है। mg इंटू ac की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 sin 53। अब ये 8 कहाँ से है, पहले हम उसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये जो पूरी लेंथ है हमारे पास a टू c, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ 5 और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारे पास इट इज 3। तो जो हाइपोटेन्यूस है ये हमारे पास 8 बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया। विल बी इक्वल टू r2 इंटू m इंटू डी। अगर हम यहाँ पे m इंटू डी इस हाइट को m से लेके d तक फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें मिलेगी cos के रिस्पेक्ट में। cos के लिए बेस का काम करेगा, विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस यहाँ पे a से लेके m तक पूरी मानी जाएगी। सो a से लेके m तक हमारे पास जो डिस्टेंस है इट इज 10 इंटू cos 53। एंड वी नो दैट जो हमारे पास sin 53 होती है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है 4/5 प्लस m इंटू जी इंटू 8 इंटू 4/5 विल बी इक्वल टू r2 इंटू 10 cos 53 हो जाएगा हमारे पास 3/5 के बराबर। यहाँ पे हर एक टर्म 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, सो इट कैन बी कैंसिल आउट, और हम यहाँ पे m की वैल्यू भी पुट करेंगे। स्मॉल m इज 24 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 4, 5 तो कैंसिल आउट हो गया। कैपिटल M इज 75 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 4 विल बी इक्वल टू r2 तो हमें फाइंड आउट करना है, विल बी मल्टीप्लाइड विथ 30। तो अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखें और पूरी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो जो हमारे पास r2 की वैल्यू है ये निकल के आती है 960 न्यूटन के बराबर। अगर हम क्वेश्चन से देखें तो हमसे ये पूछा गया था, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों केस में हमने निकाल दिए, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो r2 के बराबर निकल के आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी r2 इक्वल्स f, और r2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है 960 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 960 न्यूटन। अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, ये हमने देखा था म्यू इक्वल्स r2 डिवाइडेड बाय r1, और r2 की वैल्यू हमारे पास है 960, r1 की वैल्यू हमारे पास है 990। दोनों को डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.969, और अप्रोक्सीमेट हम इसको लिख सकते हैं 0.97। इट विल बी फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जिसे कि हमारे पास
जो पेंटर है वो सेफली वर्क कर पाए बिटवीन द ग्राउंड एंड जो लेडर है इट शुड बी 0.97. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.